दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो ये बेसिकली वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो इनके कर्मचारी बेसिकली आपको यही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके देते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आप 10 ईयर से भी अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हो। हालांकि वो माइनर सेविंग्स अकाउंट्स ही रहेगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका फिजिकल 3 फोटो लगने वाला है। आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच से जा करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब बात करें अगर हम मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के बारे में, क्योंकि भाई काफी सारे लोगों को मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को लेकर के ही चिंता बनी रहती है कि भाई मैं जिस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहा हूं उस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस कैसा है। तो देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस इतना कोई खास नहीं है। यहाँ पर भाई इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 3.7 का रेटिंग है। 1 लाख लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है। साथ ही साथ 29 MB का ये एप्लीकेशंस है और लगभग 1 करोड़ प्लस लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस कैसा है। ये इतना कोई खास नहीं है। यहाँ पर आपको बेसिक फीचर्स देखने को मिल जाता है और भाई सर्वर डाउन का प्रॉब्लम तो आपको लगभग हमेशा ही फेस करना पड़ता है। दूसरी बात, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है तो यहाँ पर ये बैंक भी DISGC से इंश्योर होता है, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसका पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। तो यहाँ पर इस इंश्योरेंस के तहत आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। लेकिन ये गवर्नमेंट बैंक है तो भाई डूबने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आज तक कोई भी गवर्नमेंट बैंक डूबा नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं डूबेगा। तो यहाँ पर आप बेफिक्र होकर के अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अब बात करें अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के, तो देखो आज के डेट में मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। हालांकि यहाँ पर रूरल में आपको 500 रुपए, सेमी रूरल में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो ना, तो भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन जब आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में जाते हो अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो भाई इनके कर्मचारी आपसे 1000 रुपए या फिर 2000 रुपए की डिपॉजिट करवाते हैं अकाउंट ओपन करवाते समय। ये रियलिटी है, सच्चाई है। अब भले ही उस टाइम आप कैश डिपॉजिट कर दो और अकाउंट ओपन होने के बाद में सारा का सारा अमाउंट निकाल लो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 2.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। इसके अलावा SMS अलर्ट के ऊपर आपको 48 पैसे पर SMS इस बैंक में चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि मैक्सिमम आपको 20 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में अगर आप डिजिटल माध्यम से चेकबुक अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको 3 रुपए प्लस GST पर पेज के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर आप ब्रांच में जाकर के चेकबुक अप्लाई करते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। अब वो रुपए भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है और वीजा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर करके कस्टमर्स के पास में रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड ही आता है। देखो इस डेबिट कार्ड के ऊपर इशुएंस फीस 200 रुपए प्लस GST और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 200 रुपए प्लस GST। साथ ही साथ अगर आप इस डेबिट कार्ड को रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हो तो भी आपको 200 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप इस डेबिट कार्ड से किसी भी ATM मशीन से पैसे निकालने के लिए जाते हो और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइंड हो जाता है, तो फिर इस केस में आपको पर डिक्लाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर 25 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। दूसरी बात भाई, इस ATM कार्ड से आप इनके ओन बैंक के ATM से यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ATM से एक महीने में आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस GST और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 5 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड से अगर आप किसी दूसरे बैंक के ATM से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, जैसे कि मान लो आप SBI बैंक के ATM से या फिर HDFC या फिर ICICI बैंक के ATM से यानी कि किसी दूसरे बैंक के ATM से अगर आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो भी आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और मेट्रो सिटी से एक महीने में
फ्री फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में यहाँ पर भी आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो इस डेबिट कार्ड के ऊपर अप टू 1 लाख रुपए तक का लिमिट आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यह कंफर्म नहीं किया है कि विड्रॉवल लिमिट कितना है और साथ ही साथ यहाँ पर पीओएस लिमिट कितना है। अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट को लेकर के तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में अगर आप कैश डिपॉजिट करने के लिए जाते हो तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी कि एक महीने में 5 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन आप पर डे 2 लाख रुपए तक ही कैश डिपॉजिट कर सकते हो। बाकी अगर हम विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई ब्रांच के जरिए आप एक महीने में 5 बार पैसे निकाल सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है यहाँ पर भी। इसके अलावा अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है और अगर फाइनेंशियल रीजन होने की वजह से किसी कारणवश आपका जो ईसीएस है वो रिटर्न हो जाता है तो फिर इस केस में आपको मैक्सिमम 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का ईसीएस लगा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ेगा। ये मैक्सिमम चार्जेस है। बाकी अगर आप यहाँ पर पासबुक वगैरह अप्लाई करते हो डुप्लीकेट तो फिर इस केस में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप डिमांड ड्राफ्ट वगैरह अप्लाई करते हो तो अप टू 10,000 रुपए डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप 10,000 रुपए से अधिक का डीडी बनवाते हो तो फिर इस केस में 4 रुपए प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा और मिनिमम 50 रुपए प्लस जीएसटी और मैक्सिमम 15,000 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। सबसे अच्छी बात यह है कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अगर आप ऑनलाइन एनईएफटी आरटीजीएस वगैरह करते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप एनईएफटी ब्रांच के जरिए करते हो तो फिर इस केस में आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है मैक्सिमम। और अगर आप आरटीजीएस करते हो ब्रांच के जरिए तो फिर इस केस में आपको मैक्सिमम 49 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर आप आईएमपीएस वगैरह करते हो तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर डे आप 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हो और पर डे आप 20 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हो। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखो। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को भविष्य में कभी बंद करवाते हो तो देखो यहाँ पर अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के बाद में और 1 साल के अंदर अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को बंद करवाते हो तो फिर इस केस में आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के अंदर या फिर 1 साल के बाद में अपना अकाउंट बंद करवाते हो तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। आशा करता हूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।